Hello students, good morning, good afternoon, good evening once again. तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और वी आर क्लोज टू फिनिश द मोल कॉन्सेप्ट. अब मोल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के करीब हम पहुंच गए हैं. अब तक मोल कॉन्सेप्ट करते करते आप बोर हो चुके होंगे. तो अब तक टोटल 11 लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट का हमने कंप्लीट कर लिया है और हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऑल टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन की बात कर ली है. तो आज 12th लेक्चर है और इसमें हम इक्विवेलेंट वेट एंड लॉज ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करेंगे. इक्विवेलेंट वेट शुरुआत करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये हमारा 12th लेक्चर है जिसमें हम इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे. इक्विवेलेंट वेट को यूजुअली कैपिटल ई से डिनोट करते हैं. इक्विवेलेंट वेट केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का एक स्मार्ट टूल है. इक्विवेलेंट वेट के हेल्प से लाइफ बड़ी इजी हो जाती है केमिस्ट्री में. केमिकल कैलकुलेशंस के लिए ये एक टूल होता है जिसे हम यूज करते हैं और इसका एप्लीकेशन काफ़ी डाइवर्स हो सकता है. इक्विवेलेंट वेट मोल कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे. इसका इमीडिएट एप्लीकेशन हम नेक्स्ट सेशन में कुछ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में करेंगे. उसके बाद 11th क्लास में एक टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन. अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बच्चे को ठीक से समझ में आता है तो उसके लिए पूरा रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर मैटर ऑफ 2 मिनट है. 2 मिनट यू विल सरप्राइज कि 2 मिनट में कैसे पूरा चैप्टर कवर हो सकता है. एग्जैक्टली 2 ही मिनट का, बशर्ते कि हम इक्विवेलेंट वेट को समझे. रेडॉक्स रिएक्शन में काफ़ी बड़े बड़े केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसकी बैलेंसिंग होती है और फिर उस पर स्टोइकियोमेट्री सॉल्व होता है और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से वो सब काम काफ़ी आसान हो जाता है. 12th क्लास में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है और अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे किसी को कमांड करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखना है तो उसको इक्विवेलेंट वेट आना ही चाहिए. बिना इक्विवेलेंट वेट के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकता है कोई. इसलिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हाँ, वो सभी काम जो हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, इक्विवेलेंट वेट से करते हैं वो मोल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल से भी किया जा सकता है. लेकिन अगर हम मोल मेथड से करेंगे तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 5 मिनट लगेगा. तो इक्विवेलेंट वेट के कॉन्सेप्ट से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 15 सेकेंड लगेगा. इतना बड़ा डिफरेंस है. तो चलो शुरू करते हैं क्या होता है इक्विवेलेंट वेट और धीरे धीरे इस पर हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं. इक्विवेलेंट वेट सबसे पहले 1 सेंटेंस में पूरे दुनिया का डिफाइन नहीं हो सकता. इक्विवेलेंट वेट को हम कैटेगरी वाइज डिफाइन करते हैं. इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स एंड बेस. अभी हम यहाँ पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे. आगे रेडॉक्स में जाएंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी हम डिफाइन करेंगे. तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं equivalent weight of
एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करने के लिए थ्री स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, और बाकी सभी एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट इन्हीं तीनों के टर्म में डिफाइन होते हैं, क्योंकि इन तीनों एलिमेंट से बाकी सभी एलिमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो एक बार सुनते हैं क्या होता है किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट। Equivalent weight of an element is that part by mass which combines with 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine। 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ उस एलिमेंट का कितना मास कंबाइन कर रहा है, या 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना, या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कितना कंबाइन कर रहा है, वो मास उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कहा जाएगा। एक बार लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट of an element is that part by mass which combines with 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन। ये तो एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन हो गया। अब इसकी जरा हम वर्किंग करके देखते हैं कि कैसे ये डिटरमिन होता है। सपोज करो हम एक रिएक्शन लिखते हैं एल्युमिनियम का क्लोरीन के साथ गिविंग AlCl3। इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ले लेते हैं, इधर 2 ले लेते हैं, इधर 3 ले लेते हैं, ये बैलेंस हो जाएगा। आपको मालूम है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या हम कहेंगे कि 2 मोल ऑफ दिस कंबाइंस विथ 3 मोल ऑफ दिस टू फॉर्म 2 मोल ऑफ दिस। अगर मोल को मास में कन्वर्ट करें तो एल्युमिनियम का मोलर मास 27, सो 2 मोल एल्युमिनियम का मास हो जाएगा 2 × 27, और 3 मोल Cl2 का मास हो जाएगा 3 × 2 × 35.5। इट मीन्स this much gram of chlorine combines with this much gram of aluminium. So 35.5 gram of chlorine will combine with 6 का फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं इसे, तो 6 के फैक्टर्स जब इसे डिवाइड करोगे तो ये रह जाएगा 2 × 27/6, 2 3 जा 6, 3 9 जा 27, 9 ग्राम। So 35.5 gram chlorine combines with 9 gram of aluminium, and therefore equivalent mass of aluminium is 9। जैसे मोलर मास का यूनिट हम लगाते हैं ग्राम पर मोल, इसका यूनिट हम लगा सकते हैं ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास
पता करते हैं। एक और सिचुएशन लो, कैल्शियम कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू गिव से कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसको हम बैलेंस करें तो यहां पे 2 लगा दो, इधर 2 आ जाएगा। सो 2 मोल ऑफ दिस कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ दिस। करस्पॉन्डिंग मास 2 मोल ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मोलर मास होता है 40 तो 2 मोल कैल्शियम का मास हो जाएगा 80 ग्राम और 1 मोल ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम वो मास होगा जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, 8 ग्राम के साथ। तो ऐसा करते हैं 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 ग्राम और ये हो जाएगा 20 ग्राम। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combines with 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। So equivalent weight is that part by weight which combines with either 1 gram hydrogen, 8 gram oxygen और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। एक और सिचुएशन लेते हैं। सपोज करो एक रिएक्शन लिखते हैं हम, फास्फोरस और हाइड्रोजन का फॉस्फीन बनाने का रिएक्शन। हाइड्रोजन के टर्म में भी एक देख लें। Phosphorus, white phosphorus combines with hydrogen to give phosphine। अगर इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ P4 है तो ये 4 लगा दो, 4 into 3 12, so 6H2। So 1 mole of this combining with 6 mole of this। फास्फोरस का ग्राम एटॉमिक मास होता है 31, तो P4 हो जाएगा 31 into 4 124। इसका मोलर मास हो जाएगा 124, सो 1 मोल का मास हो जाएगा 124 ग्राम और 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 6 into 2 12 ग्राम। फास्फोरस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, तो 12 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम और ये हो जाएगा 124 अपॉन 12। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 124 डिवाइडेड बाय 12 ये आ जाता है 10.33। इट इज 10.33 एंड दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरस। ये फास्फोरस का इक्विवेलेंट वेट है। तो इस तरह से हम एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट सॉल्व करते हैं। एक और ले लो, आयरन व्हेन हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। लेट्स बैलेंस इट, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो 2 3 ऑक्सीजन, 3 2 6, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं और 2 2 जब 4 तो यहाँ आ जाएगा 4। नाउ इट्स बैलेंस। सो 4 मोल ऑफ दिस कंबाइंस विथ 3 मोल ऑफ दिस, करस्पॉन्डिंग मास हो जाएगा 4 into 56, 3 into 32। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन यहां पे क्या होगा? वो वेट जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। तो यहां पे 8 लाने के लिए क्या करना होगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 ग्राम और ये हो जाएगा 4 into 56 upon 12, 4 3 जा 12, 56 by 3, ये 19 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। 56 डिवाइडेड बाय 3 18.66। ये 18.66 ग्राम, दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करते हैं एलिमेंट के लिए।
क्लियर है? सो नाउ वी नो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। आगे चलते हैं। तो अभी तक मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाया कि एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट, आयरन का इक्विवेलेंट वेट, फास्फोरस का इक्विवेलेंट वेट, इस तरह से हम मालूम करते हैं। इसके बाद अब एक क्वांटिटी और हम डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसे EQ से डिनोट किया जाता है। EQ। सबसे पहले तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स के जैसा क्वांटिटी है। सपोज करो हमारे पास 18 ग्राम एल्युमिनियम है। अगर इसे हमें मोल में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करेंगे? मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। 18/27, so it is 2/3 मोल। लेकिन अगर मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मालूम करना होगा तो ये होगा मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मोलर मास, मास को मोलर मास से डिवाइड करने पे नंबर ऑफ मोल आता, और उसी तरह से मास को अगर हम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। तो इस केस में ये 18 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम अभी अभी मालूम किया था, तो ये आ जाएगा 2 इक्विवेलेंट। कहेंगे कि एल्युमिनियम का 18 ग्राम में मोल कितना है? 2/3। इक्विवेलेंट कितना है? 2 इक्विवेलेंट। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज सिंपली मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, जिसे हम M/E लिख लेंगे। तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आ गया। अब आ जाओ कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे मालूम करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, equivalent weight of compounds। किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट उस कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट के, सभी एटम नहीं कर रहा हूं मैं, सभी एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट के सम के बराबर होगा। जैसे कि अगर हम बात करें एल्युमिनियम क्लोराइड की, तो इसमें 2 एलिमेंट है, एल्युमिनियम एंड क्लोरीन, और इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। देखो यहाँ पे फर्क क्या है मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट में कंपाउंड के। मोलर मास में हम मोलर मास ऑफ ऑल एटम्स इन द कंपाउंड करते थे। ऑल एटम्स का मतलब 3 क्लोरीन के लिए हम 3 × 35.5 करते थे, लेकिन इक्विवेलेंट मास में इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन, न कि 3 टाइम्स इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। और इसलिए इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास एल्युमिनियम का अभी देखा था हमने 9 और क्लोरीन का 35.5। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44.5।
ये अल्मीनियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब एक और कंपाउंड ले लेते हैं। पहले सपोज करो हमने फेरिक ऑक्साइड लिया, तो फेरिक ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, स्टैंडर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास वही है 135.5 एंड 8। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन अभी अभी हमने देखा था 18.66 आया था, 18.66, 56.3। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन तो 8 है ही, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26.66 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट मालूम करेंगे। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड को मालूम करने के लिए एक और हम डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए कंपाउंड can also be determined using molecular weight or molar mass divided by net valency। नेट वैलेंसी का मतलब ये हो गया कि टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज इक्वल होगा दोनों। अब इसे हम अप्लाई करते हैं जरा इन्हीं दोनों कंपाउंड में। सपोज करो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हमें AlCl3 मालूम करना होता, वैसे तो हमने मालूम कर रखा है। तो अल्मीनियम क्लोराइड की वैलेंसी है 3। हम सबको मालूम है कि क्लोराइड पे -1 होता है, तो 3 क्लोरीन, क्लोराइड पे -3, तो एल्युमिनियम पे +3। एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3 और इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी 3 करने से भी आ जाएगा। और ये होगा क्या? तो 27 एल्युमिनियम का हो गया प्लस 3 इंटू 35.5 अपॉन 3। ये 3 से देखो ये 9 हो जाएगा और अल्टीमेटली वही रह जाएगा 44.5। इसी तरह से अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2O3 मालूम करना चाहें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरिक ऑक्साइड इट्स मोलर मास डिवाइडेड बाय 6 होगा। देखो इसमें वैलेंसी है 6। फेरिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड हमेशा -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन पे यहाँ पे -6, 2 आयरन पे +6, क्योंकि एक आयरन पे +3 है फेरिक ऑक्साइड। इसका मोलर मास 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 6। जब 6 से डिवाइड करोगे तो ये 112, 56 इंटू 2 112 प्लस 48 160/6, ये वही आ जाएगा 18.66, सॉरी 18.66 नहीं 26.66। यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड हम डायरेक्ट उसके मोलर मास और वैलेंसी को यूज करके भी मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। आयंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करो सल्फेट आयन है, कोई पूछे सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, और वैलेंसी यहाँ पे 2 है। इसका मोलर मास अगर देखो तो ये सल्फेट का मोलर मास 96 आएगा डिवाइडेड बाय 2, सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 48। तो आयंस का इक्विवेलेंट वेट इस तरह से भी हम मालूम कर सकते हैं। कोई पूछे कार्बोनेट आयन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो मोलर मास ऑफ कार्बोनेट आयन डिवाइडेड बाय 3। मोलर मास ऑफ कार्बोनेट आयन होता है 60
अपॉन 3 इट इज 20। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस आप डायरेक्ट उसके मोलर मास और वैलेंसी से मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड निकाल सकते हैं। अब आ जाओ फाइनल कॉन्सेप्ट पे इसके, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इसे यूज कैसे करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन इसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि अब हम इक्विवेलेंट वेट जानते हैं तो अब हम समझ सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को। यूजुअली सारे लॉ एक जगह लोग पढ़ लेते हैं और समय पता ही नहीं चलता है क्या था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है? सिंपल शब्दों में अगर कहें तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन में सभी के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो हम एक रिएक्शन लिखते हैं, से बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम फॉस्फेट टू गिव barium phosphate and sodium chloride। अगर इसको हम बैलेंस करें तो 3 बेरियम के लिए यहां पे 3 आ जाएगा और फॉस्फेट 2 के लिए यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 6 आ जाएगा। तो अगर हम मोल के टर्म में लिखें इस रिएक्शन को तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 6 होगा। मीन्स 3 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड combines with 2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट to give 1 मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट and 6 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। नाउ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम क्लोराइड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम क्लोराइड will react with 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम फॉस्फेट to produce 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम फॉस्फेट and 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में सभी के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं। अगर ये लॉ अपने को मालूम हो तो फिर तो रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। बिना रिएक्शन लिखे, बिना बैलेंस किए हुए हम स्टोइकियोमेट्री सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो हमें दिया गया इतने ml इतने बेरियम क्लोराइड, इतने ml सोडियम फॉस्फेट है, बताओ कितना बेरियम फॉस्फेट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मालूम कर लेंगे, सोडियम फॉस्फेट के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मालूम कर लेंगे। सपोज करो एक का ग्राम इक्विवेलेंट 10 आ गया, दूसरे का 12 आ गया, तो जिसका 10 आया वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कंबाइन, तो 10 ग्राम इक्विवेलेंट 10 के साथ कंबाइन कर जाएगा, 12 वाले में से 2 बच जाएगा और 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा। सीधा प्रोडक्ट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अभी अभी हमने देखा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास आ जाएगा। ये है इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी। क्या है ब्यूटी? कि हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के हेल्प से रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री सॉल्व कर देते हैं बिना रिएक्शन लिखे, बिना बैलेंस किए हुए। सो इट्स ए स्मार्ट टूल, है ना। तो लॉ एक लाइन लिख दूं मैं कि अगर इक्विवेलेंट्स के टर्म में इस रिएक्शन को लिखें तो कहेंगे 1 1 1 1। मीन्स लॉ क्या कह रहा है, इक्वल नंबर ऑफ ग्राम
equivalents, equal number of gram equivalents of reactant combined to give the same number of gram equivalents of each product तो अगर 1 इक्विवेलेंट इसका 1 इक्विवेलेंट के साथ कंबाइन करता तो 1 1 बनेगा, इसका 5 इक्विवेलेंट इसके 5 इक्विवेलेंट के साथ कंबाइन करेगा तो 5 5 इक्विवेलेंट बनेगा प्रोडक्ट का. दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. सो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है. यह सब जानने के बाद अब इसे न्यूमेरिकली अप्लाई करने की जरूरत है, इसको सीखने की जरूरत है. और आपको पता ही है कि स्टोइकियोमेट्री कर रहे हैं तो इसमें जब तक हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, इसका कोई यूज नहीं है, ये यूजलेस है, फालतू की चीज है. सो लेट अस मेक इट मीनिंगफुल बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन इट. शुरू करते हैं. रेडी? सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. अगर हम एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि 0.15 ग्राम ऑफ ए मेटल क्लोराइड ऑन हीटिंग in excess of oxygen gives 0.1 gram of metal oxide. Determine equivalent weight of metal. एक सिचुएशन है. क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक मेटल क्लोराइड है, उसको हमने ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में हीट किया तो मेटल क्लोराइड मेटल ऑक्साइड बन गया. मेटल क्लोराइड का मास दिया है, मेटल ऑक्साइड का मास दिया है. पूछा जा रहा है मेटल का इक्विवेलेंट मास क्या होगा. सिंबॉलिकली रिएक्शन को लिखते हैं, आपको समझाने के लिए जरूरत नहीं है उसकी, कि हमारे पास एक मेटल क्लोराइड है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, मेटल ऑक्साइड बन गया, क्लोरीन गैस बनके निकल गया होगा. यह है सिचुएशन. सॉरी. अगर हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कुछ E एज्यूम कर लें, मेटल का इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड मेटल क्लोराइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, यानी कि E प्लस 35.5. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा?
E प्लस 8 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। मास कितना दिया है? मास दिया है कि इसका अगर 1.15 ग्राम लेते हैं तो इसका 1 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर इस मास को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या पढ़ा था हमने? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने पढ़ा था मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, यानी कि मास को इक्विवेलेंट मास से अगर डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा और ये हो जाएगा 0.15 अपॉन E प्लस 35.5 और इधर इसके मेटल ऑक्साइड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे 0.1 अपॉन E प्लस 8। इतने ग्राम इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड से, मेटल क्लोराइड से इतने ग्राम इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि जितना इक्विवेलेंट रिएक्टेंट का होगा उतना इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का बनेगा, यानी कि इतने इक्विवेलेंट से इतने इक्विवेलेंट ही मेटल ऑक्साइड के बनेंगे, यानी कि ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है। और अगर ऐसा है तो 1 सेकंड में कैलकुलेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं डेसिमल को रिमूव करके। डेसिमल को रिमूव कर देंगे तो ये 2 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3E प्लस 24 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा 2E प्लस 71। 2E को इधर ले आओ तो E आ जाएगा 71 माइनस 24, यही हो जाएगा ना। सो 47 ये आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। समझ में आया आप सबको कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैसे मालूम हुआ? तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और कुछ और कैलकुलेशन, कुछ और वर्किंग इस पे हम करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस्ड हम कैलकुलेशन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉल्यूशन में कोई एक मेटल का सॉल्ट है, उसको एक दूसरा मेटल डिस्प्लेस कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। तो देखते हैं, कह रहा है 0.5 ग्राम ऑफ a metal, 0.5 gram of a metal A displaces 0.4 gram of another metal B from solution of its salt. Also chloride salt of A has 25% chlorine by mass determine equivalent weight of B। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास B के सॉल्ट का एक सॉल्यूशन है, उसमें बाहर से हमने A मेटल डाला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, A रह गया सॉल्यूशन में और B बाहर आ गया। एक और इंफॉर्मेशन है कि A का क्लोराइड सॉल्ट में 25% क्लोरीन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें
एक एक क्लोराइड सॉल्ट का, तो एक एक क्लोराइड सॉल्ट का कुछ इस तरह का फॉर्मूला होगा AClX। इसका अगर 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें 25 ग्राम क्लोरीन है, मतलब 75 ग्राम A है। तो हम कह सकते हैं कि 25 ग्राम क्लोरीन कंबाइंस विद 75 ग्राम ऑफ A। अब यहां से हम पहले A का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि मास ऑफ A which combines with 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन विल बी इक्विवेलेंट मास ऑफ A। तो यूनिटरी मेथड लगा के कि 25 75 के साथ तो 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने A के साथ, उससे आ जाएगा A का इक्विवेलेंट वेट। अब A का मास दिया है 0.5 ग्राम, तो A का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अब आ जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट तो A का आ गया। मास अपॉन इक्विवेलेंट मास विल बी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A। B का मास दिया है, इक्विवेलेंट मास अननोन है, कुछ ले लेंगे E, तो B के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे 0.4 अपॉन E, और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा देंगे कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट B का होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट A का लगा होगा, दोनों के इक्विवेलेंट को इक्वेट कर देंगे, B का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। कुछ समझा? देखते हैं। तो since 25 gram chlorine combines with 75 gram of A, so 35.5 gram chlorine will combine with 75 upon 25 into 35.5, ये हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे ये 106.5 आ गया। ये आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ A। अब 0.5 ग्राम A डिस्प्लेस करता है 0.4 ग्राम B को, तो 0.5 ग्राम A में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका मास अपॉन इक्विवेलेंट मास 106.5। इसके 0.4 ग्राम में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 0.4 अपॉन इसका इक्विवेलेंट मास जो कि अननोन है। इतने ग्राम इक्विवेलेंट A इतने ही ग्राम इक्विवेलेंट B को डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब ये दोनों ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा, जस्ट इक्वेट करने की जरूरत है। जब इसे हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से E आ जाएगा कितना? E आ जाएगा 4 इंटू 106.5 अपॉन 5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 85.2। It is 85.2 and it is equivalent mass of B। तो इस तरह से इक्विवेलेंट मास पे कैलकुलेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं। अब एक सिचुएशन लेते हैं। एक मेटल कार्बोनेट है, उस पर कुछ वर्किंग करना है। एक मेटल कार्बोनेट पे एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4.2 ग्राम ऑफ ए मेटल कार्बोनेट MCO3 on heating decomposes completely, giving 1120 ml CO2 at STP. Determine
इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, मेटल का इक्विवेलेंट वेट मालूम करना है। हम सबको मालूम है कि एसटीपी पे 22.4 लीटर ऑफ गैस इज इक्वल टू 1 मोल। तो अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखें तो मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज कर रहा है इनटू मेटल ऑक्साइड CO2। इसके 1120 ml को अगर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो क्योंकि 22.4 लीटर हो जाएगा 22,400 ml, ये होता है 1 मोल एसटीपी पे, तो उससे अगर डिवाइड कर दें तो मोल आ जाएगा 1120 डिवाइडेड बाय 22,400, 1/20 मोल। 1/20 मोल CO2 1/20 मोल ऑफ मेटल कार्बोनेट से बनेगा। यानी कि इसके इनिशियली 1/20 मोल रहे होंगे जिसका मास है 4.2 ग्राम। तो 1 मोल का मास क्या हो जाएगा, इसके 1 मोल का मास हो जाएगा 4.2 इंटू 20 विच इज 84 ग्राम। 84 ग्राम मोलर मास आ गया इसका। अब हमने मोलर मास, इक्विवेलेंट मास और वैलेंसी का फॉर्मूला देखा था। अगर हम याद करें तो इक्विवेलेंट मास था मोलर मास अपॉन वैलेंसी, और इस कंपाउंड की वैलेंसी 2 है, कार्बोनेट पे -2 होता है, इसलिए इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 2 42, कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास। और ये होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास इसका मोलर मास बाय 2, 60/2 30, तो ये 42 जो कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास था वो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 30 हो जाएगा कार्बोनेट का, और इसलिए इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ये आ जाएगा 12। ये मेटल आयन का आया है, वही मेटल का इक्विवेलेंट मास भी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको कि कैसे हम इक्विवेलेंट मास की वर्किंग कर रहे हैं। इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब रिलेशन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक सिचुएशन और देखते हैं इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड। एक सिचुएशन कुछ इस तरह का है, एक मेटल है, या मेटल क्लोराइड ही सॉल्ट ले लो, कह रहा है 6 ग्राम ऑफ ए मेटल chloride is dissolved in water to make its 100 ml solution. 100 ml solution. 10 ml portion of this solution
ml portion of this solution when treated with excess of silver nitrate gave 0.8 gram AgCl precipitate. Determine equivalent weight of metal. Not very difficult but interesting. क्या किया हमने मेटल क्लोराइड कुछ रहा होगा इस तरह से फॉर्मूला, इसका 6 ग्राम लिया, वाटर में डिसॉल्व किया और 100 ml सॉल्यूशन बना लिया, लेकिन आगे इसका 10 ml लिया, उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बना जिसका मास 0.8 ग्राम है। जितने ग्राम इक्विवेलेंट मेटल क्लोराइड का होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर क्लोराइड का बनेगा। सबसे पहले तो 10 ml के मास को 100 ml पे ले आए तो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, या ऐसे भी कह सकते हैं। सबसे पहले 0.8 ग्राम सिल्वर क्लोराइड में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट मास मोलर मास ही होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है और इसका मोलर मास 143.5 होता है, तो यही इसका इक्विवेलेंट मास भी हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 0.8 अपॉन 143.5 AgCl का। The same will be gram equivalent of metal chloride in 10 ml. So here 0.8 upon 143.5 equivalent of metal chloride. अगर ये 10 ml में है तो 100 ml में कितना रहा होगा, इसका 10 टाइम्स 8 अपॉन 143.5 इक्विवेलेंट, ये आ गया टोटल मेटल क्लोराइड। और इतने इक्विवेलेंट मेटल क्लोराइड का मास है 6 ग्राम। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड का मास निकाल सकते हैं और 1 इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड का मास उसका इक्विवेलेंट मास। देयरफॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्लोराइड क्या हो जाएगा 6 इंटू दिस अपॉन 8, 6 इंटू 143.5 अपॉन 8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 143.5 डिवाइडेड बाई 8 107.63 107.63। और ये मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट है, तो ये होगा क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। सो इट विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 35.5, तो यहाँ से आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 107.63 माइनस 35.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72.1, अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख देता हूं 72। यही मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ गया। इस तरह से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास, मोलर मास, इन सब पे
मैनिपुलेशन सीख रहे हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन इसमें सीखते हैं और उसके बाद फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बेस, नॉर्मलिटी एंड देन न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन की बात करेंगे। सो वन लास्ट क्वेश्चन ऑन सेम लाइन। क्वेश्चन है, देखो उसको मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करेंगे और देखो वो कितना इजी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इफ 10 ग्राम एल्यूमिनियम is allowed to react with 20 gram chlorine, what maximum mass of AlCl3 will form? What maximum mass of AlCl3 will form? अब देखो, एक तो तरीका यह है कि हम रिएक्शन लिखें, बैलेंस करें, लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करें, दैट लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट हो तो पता ही है। दूसरा यह है कि हम सीधा सीधा एल्युमिनियम का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें, क्लोरीन का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा दें। जिसके इक्विवेलेंट कम होंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो सेम ही होते हैं रिएक्शन में। उतने इक्विवेलेंट AlCl3 के बन जाएंगे और फिर उसको हम मास में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बताओ कि 10 ग्राम एल्युमिनियम में 10/9 इक्विवेलेंट होगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। 20 ग्राम क्लोरीन में 20/35.5 इक्विवेलेंट होगा, विच इज स्मॉल, ये कम है। यानी कि इतने इक्विवेलेंट क्लोरीन के इतने इक्विवेलेंट एल्युमिनियम से रिएक्ट करके इतने ही इक्विवेलेंट AlCl3 बना देगा। यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। कितना आसान हो गया लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करना, एंड दैट विल गिव 20/35.5 इक्विवेलेंट ऑफ AlCl3। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता था, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास के लिए क्या करेंगे, इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इक्विवेलेंट मास होगा कितना, 9 + 35.5 44.5। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ AlCl3 आ जाएगा और वो आ जाएगा 20/35.5 इंटू 44.5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 के आसपास आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 25 ग्राम आ जाएगा AlCl3। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये सब सीखे। अब इसका नेक्स्ट स्टेज होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बेस, देन नॉर्मलिटी, उसका मोलरिटी के साथ रिलेशन, और फिर न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में उसका कुछ एप्लीकेशन, दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट, दैट इज 13th लेक्चर। ये 12th लेक्चर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। होप आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे कुछ अलग अंदाज से, कुछ अलग फ्लेवर में। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गॉड ब्लेस यू बच्चे।